हेलो स्टूडेंट, आई एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। हम आज आपके लिए केमिस्ट्री का क्लास 9th के लिए पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये आज मेरा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। आज हम इस फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन, सब्सटेंस, फीचर्स ऑफ मैटर, फिर मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, इन सब बातों पर आज हम जो है ना आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए मैटर का इन आवर सराउंडिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इस इंट्रोडक्शन में हमें यह समझना होगा कि मैटर क्या होता है। आपके सामने ये एक व्हाइट बोर्ड रखा है। तो आप देखो ये व्हाइट बोर्ड इस दीवार पर कुछ एक सर्टेन स्पेस को ऑक्युपाई किया है। तो कोई भी सब्सटेंस अगर एक सर्टेन स्पेस को ऑक्युपाई करेगा, इसका मतलब उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। अगर हम इसको तौलें तो इसका कुछ ना कुछ मास होगा, इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, ब्रीथ है। तो ये भी एक मैटर है। तो हम मैटर का डिफिनेशन हम क्या देंगे कि एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर के बाद इसी में आता है सब्सटेंस। एक नया वर्ड है, पिकुलियर वर्ड है सब्सटेंस। हम सब्सटेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो सब्सटेंस का जब हम डिफिनेशन देते हैं तो सब्सटेंस का मतलब होता है कि एनी काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म without any physical process, that is called substance. Okay, the substance is also a kind of matter. Matter is also a substance. Next is features of matter. What are the different features of matter? Just I have written all the points. The matter is made up of particles, and in particles all the matter is composed of atoms and molecules. The particles of matter are too small to be imagined. और वो जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। उसको हमें इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन कांस्टेंट मोशन। और किसी भी मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है। और वो मोशन किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। आते हैं फिर बारी बारी से चर्चा करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस होता है। तो अब जो ये फीचर्स है, अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ऑल द मैटर, जितने भी मैटर होते हैं वो टीनी पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और हम जानते हैं कि एटम जो होता है वो किसी भी पार्टिकल का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। और एटम को हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। और यही जब ग्रुप ऑफ एटम होता तो वो मॉलिक्यूल्स बन जाता है। यानी इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स हैं। और वो इतना छोटा होता है कि वो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। इसमें एक टॉपिक आएगा ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन क्या होता है। तो किसी भी मैटर के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में रहता है, घूमता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहां पर एक बीकर में पानी रख दो और उसमें अगर कोई इंक डाल दो, एक बूंद बस डालना है और एक्टिव मिलाना नहीं है, तो आप खुद देखोगे कि अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा कि उसके पार्टिकल जो है खुद मोशन में है, मूव कर रहा है। और कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिकली पूरे में घुल जाता है, जो आपको घुलाने की जरूरत नहीं है। और आप उसको चलते हुए भी देखेंगे। तो से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी मैटर के पार्टिकल जो है कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं। और इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। क्लियर? उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
एक टर्म आता है इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो मैटर के बीच जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को एक सर्टेन फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। उसका टेंडेंसी होता है खींचने का, ठीक है। फिर है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम, जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। जैसे आप अगर मान लो एक सॉलिड बनाइए, ये एक लिक्विड और ये गैस है। सपोज ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये तीनों मैटर होगा, क्योंकि तीनों का कुछ ना कुछ मास होगा और ये तीनों स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जब ये मैटर है तो निश्चित है ये पार्टिकल्स से बने होंगे, और वो पार्टिकल्स का नाम क्या है? मॉलिक्यूल्स है। आप देखो जैसे हम ये जो सर्कल छोटा छोटा बना रहे हैं, हम इसको इमेजिन किए हैं कि ये मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है, ये भी मॉलिक्यूल्स है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है वो टाइटली है, मतलब सब एक दूसरे से काफी वेरी क्लोज है, जिसके चलते इसके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या कम है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जितना कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना मैक्सिमम होगा, और जितना कम स्पेस होगा उसके अंदर, उस मैटर के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे उसमें उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगा। इसीलिए इसमें मोशन कम होगा। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में ब्रोनियन मोशन ज्यादा होगा, लिक्विड के कंपैरिजन में ब्रोनियन मोशन और भी ज्यादा होगा। लेकिन जब आप देखो स्पेस, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या है? सॉलिड में कम है, लिक्विड में इससे ज्यादा है, गैस में उससे भी ज्यादा है। तो कितना फोर्स होगा, कितना स्पेस होगा, ये डिपेंड करता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है, लिक्विड में लूजली पैक्ड होता है, और गैस में जो है ना वेरी लूजली पैक्ड होता है। जिसमें जितना ज्यादा क्लोजनेस होगा पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। मतलब जितना कम स्पेस होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता, सबसे कम जो है गैस में होता। क्यों? क्योंकि गैस का इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा है, सॉलिड का इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे कम है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस समझ में आ गया। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ब्रोनियन मोशन समझ में आ गया, इसी को हम ब्रोनियन मूवमेंट भी कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम किसी भी मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को हम 5 भाग में बांटते हैं, यानी 5 स्टेट होता है इसका। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर, और एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो हम लोग बारी बारी से सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में बारी बारी से समझेंगे। तो आज हम इसमें अब सॉलिड और आज लिक्विड के बारे में आज समझते हैं, फिर अगले वीडियो में हम फिर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए सॉलिड स्टेट। हम किसी भी मैटर के बारे में हम क्या कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। जैसे आप जब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें क्वेश्चन है कि व्हाई द अलमीरा केप्ट इन योर रूम इज कंसिडर्ड एज सॉलिड, कि हमारे रूम में अलमीरा है या ये बोर्ड है तो एक सॉलिड का एग्जाम्पल है, क्यों है। तो इसको समझने के लिए हमें सॉलिड के प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना पड़ेगा। सबसे पहला क्या है इसका, सॉलिड का डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। अब क्वेश्चन आता है ये कि सॉलिड का डिफिनिट शेप और वॉल्यूम क्यों होता है। तो किसका डिफिनिट शेप होगा और वॉल्यूम होगा वो डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट पर। जिसमें जितना ज्यादा टाइटली पैक्ड होगा उसका शेप उतना ज्यादा फिक्स होगा। इसीलिए हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है सॉलिड में वो टाइटली पैक्ड होता है। इसीलिए सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। क्लियर। अब है डेंसिटी। तो डेंसिटी का डिफिनेशन होता है, डेंसिटी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब किसी भी सब्सटेंस में मास का जो पर यूनिट वॉल्यूम में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो यानी डेंसिटी भी सॉलिड स्टेट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
तो डेंसिटी एमपी और बीपी हमने लिखा, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसमें जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट जितना टाइटली पैक्ड होगा या जितना स्पेस कम होगा उसका डेंसिटी उतना ज्यादा कंसीडर किया जाएगा। तो सॉलिड का डेंसिटी जनरली ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस मेल्ट करता है उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पर, जिस फिक्स टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो किसी भी मैटर का जितना कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सब ज्यादा होगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड का डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है, और ये सबसे ज्यादा जो है ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ये सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। क्लियर। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि जिस प्रॉपर्टी से हम किसी भी मैटर को कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो क्या सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं के बराबर होता है? हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, फीचर्स में ये करते हैं। बट आप एक एग्जांपल लोगे कि अगर एक कॉटन का बॉल है तो कॉटन के बॉल को या स्पॉन्ज ले लीजिए, हम उसको कंप्रेस करते हैं, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि सॉलिड कंप्रेस नहीं होता। लेकिन एक स्पॉन्ज का पीस है या कॉटन बॉल है वो भी एक सॉलिड है, फिर भी वो कंप्रेस होता है। तो सबसे पहले जब वो कंप्रेस होता है तो फिर सॉलिड क्यों है? क्योंकि उस स्पॉन्ज का, उस कॉटन बॉल का डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है, इसीलिए वो एक सॉलिड है। अब है कि कंप्रेस, अगर वो सॉलिड है तो फिर कंप्रेस क्यों हो जाता? तो आप देखते हो कि आयरन कॉटन का बॉल है या स्पॉन्ज है, उसमें एयर कैविटी होता है, टीनी पोर्स होता है, उस टीनी पोर्स में एयर फिल रहता है, ठीक है। और एयर एक तरह का गैस हुआ, और इसीलिए हम उसमें कहेंगे कि एयर में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो काफी अपार्ट होता है, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, इसीलिए वो एक एक्सेप्शनल है कि वो कंप्रेस हो जाता है। तो वहां कंप्रेस क्यों हो गया जबकि वो सॉलिड है? कंप्रेस हो गया क्योंकि उसमें एयर ट्रैप होता है, एयर कैविटी में जो टीनी पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उसमें एयर होता है। तो वो जो है ना स्पॉन्ज नहीं कंप्रेस हो रहा है या वो कॉटन बॉल नहीं कंप्रेस हो रहा है, उसमें जो एयर भरा हुआ है वो एयर कंप्रेस हो रहा है। क्लियर। अब आते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब कोई भी मैटर है तो किसी भी मैटर को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद वो हीट एनर्जी को क्या करेगा? गेन करेगा। अब हीट एनर्जी को जब गेन करेगा तो उसके वो एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करने के बाद उसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाता है, इसीलिए वो एक्सपेंड कर जाता है। दूसरी बात है कि जब हम उसको कूलिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने के बाद उसके इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होते हैं वो डिक्रीज कर जाता है, कम जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बढ़ जाता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। फिर है सॉलिड स्टेट में एक और आता है सब्लिमेशन। बहुत ऐसे सॉलिड हैं जो सब्लिमेशन में जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन एक इंटर कन्वर्सन होता है किसी भी मैटर का। जब किसी भी मैटर को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट करते हैं उसको हम इंटर कन्वर्सन करते हैं, और उसमें एक प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि इवेपोरेशन है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, हम लोग चर्चा करेंगे। तब इसमें एक आया सब्लिमेशन। इस सब्लिमेशन का मतलब जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है कि अगर आप सॉलिड को हीट करो तो पहले लिक्विड बनेगा, देन फिर लिक्विड को हीट करो तो फिर गैस बनेगा। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। अगर कोई सॉलिड है उसको अगर हम हीट करते हैं तो वो बिना लिक्विड बने हुए सीधे डायरेक्टली क्या होता है? गैस में बन जाता है। तो किसी भी सॉलिड का जब डायरेक्टली कन्वर्सन हो जाता है हीट करने से सॉलिड से गैसियस स्टेट में, या फिर जब हम उसको कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो फिर वो गैस से बिना लिक्विड बने हुए सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। तो सब्लिमेशन का हम डिफिनेशन देते हैं कि द कन्वर्सन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पूजा करते हैं उसमें कपूर जलाते हैं तो
तो उसमें कपूर जब जलाते हैं आप देखते होंगे कि कपूर जलने के बाद सीधा क्या वेपर बन जाता है, उसमें कोई लिक्विड फॉर्म में कन्वर्सन नहीं होता है। उसको हम इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। तो कैम्फर है, अमोनियम क्लोराइड है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो अगर आप उसको हीट करोगे तो वो सीधा सॉलिड से गैस में बन जाएगा। फिर अगर हम उस गैस को फिर से ठंडा करें, कूलिंग करें, तो कूलिंग करने के बाद फिर से वो हमको सॉलिड स्टेट में दोबारा मिल जाता है, इसीलिए हम उसको सब्लिमेशन कहेंगे। और जिस सब्सटेंस के साथ, जिस सॉलिड के साथ हीट करने से डायरेक्टली अगर वो सॉलिड से गैस में बन गया, फिर उसको कूल करने के बाद गैस से डायरेक्ट सॉलिड में बन गया, तो उस सब्सटेंस को हम सबलाइम कहेंगे। जैसे कैम्फर का एग्जाम्पल मैंने दिया, अमोनियम क्लोराइड का एग्जाम्पल दिया, तो ये सब सबलाइम है। और सबलाइम में क्या होता है कि सबलाइम को जब हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाता है, उसको फिर ठंडा करते हैं तो फिर वो गैस से सॉलिड बन जाता है। उसके बाद आता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग। जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जब इंटरमिक्स करता है तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। और उसमें डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं के बराबर होता, सॉलिड सॉलिड का इंटरमिक्सिंग नहीं होता है। अगर मान लीजिए हम मिला देते वो मिक्सिंग हुआ, इंटरमिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि पता नहीं चलता हो। अगर मान लीजिए हम एक आटा रख लें, उसमें हरा रंग मिला दें तो आपको वो कलर दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं और उसके बाद जो स्मेलिंग आती है तो वो स्मेल आप डिटेक्ट तो करते हैं, बट आप वो उसको देखते नहीं हैं, इसीलिए वो हो गया कहते उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। तो डिफ्यूजन का मतलब इंटरमिक्सिंग। तो इंटरमिक्सिंग में पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं स्मेल से। तो हम ये कहेंगे कि सॉलिड का नहीं के बराबर डिफ्यूजन होता है। अब आएगा सॉलिड के बाद आता है लिक्विड स्टेट है। अब लिक्विड स्टेट में शेप और वॉल्यूम की बात अगर हम करें तो लिक्विड का शेप डिफिनिट नहीं होता बट वॉल्यूम डिफिनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल शेप डिफिनिट नहीं होता, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होता है वो लूजली होता है, मतलब इसके बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए मेरे पास 2 लीटर दूध है, उसको हम एक जग में रखते हैं तो आप देखोगे कि मिल्क का शेप क्या है, जग के शेप का है। अगर हम उसको किसी बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी में भी डाल देंगे तो वॉल्यूम उसका 2 लीटर ही रहेगा, बट उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इससे हम समझ सकते हैं कि लिक्विड का डिफिनिट शेप नहीं होता बट डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर वो लिक्विड भी है तो लिक्विड का में भी इस पर यूनिट वॉल्यूम में मास का कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसलिए लिक्विड का भी अपना डेंसिटी होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट कंपैरिजन के जब हम सॉलिड से इसका कंपैरिजन करेंगे तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। हम क्योंकि लिक्विड में देखिए इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसीलिए कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज को भी शो करता है। तो ये हम अब है फ्लो। फ्लो से बोलते हैं फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब हुआ कि जिस मैटर में टेंडेंसी होता है फ्लो करने का उसको हम फ्लूडिटी कहते हैं। तो ये टेंडेंसी फ्लूडिटी का है, इसीलिए हम कहेंगे कि लिक्विड फ्लो भी करता है। इवन अगर हम किसी भी लिक्विड को, दुनिया का कोई भी मैटर होगा, अगर आप उसको हीट करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, कूल करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसलिए लिक्विड को भी अगर हम हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा, यानी उसमें एक्सपेंशन होगा। उसको ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रीजिंग और एक इवेपोरेशन भी आता है। तो लिक्विड का फ्रीजिंग भी होता है, जैसे वाटर है। वाटर को अगर हम लो टेम्परेचर पर जब फ्रीज में रखते हैं तो वो आप देखते हैं कि क्या वो जम जाता है। लिक्विड का कन्वर्सन जब फिर हम वापस सॉलिड में कर लेते हैं, इसका मतलब वो फ्रीजिंग हो गया। फिर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या आता है कि जब हम, अब एक बॉइलिंग आता है और एक इवेपोरेशन आता है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? जब सिमिलैरिटी की बात होगी तो हम कहेंगे कि इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैसियस फॉर्म में चेंज होता है। इवन अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो बॉइलिंग करने के बाद भी वो वेपर फॉर्म में चेंज होगा, गैसियस फॉर्म में चेंज होगा। ये सिमिलैरिटी है। बट अंतर क्या है कि बॉयल होने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं
कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जब आप वाटर को हीट कर रहे हैं उस समय जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे उसके बाद जो वो गैसियस फॉर्म में आएगा वो हो गया उसका बॉइलिंग। तो बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होता है, लेकिन इवेपोरेशन अगर हम कहीं पानी गिरा देते हैं और अगर हम उसको नहीं भी सुखाते हैं तो देखते हैं कि कुछ देर के बाद खुद सूख जाता है। तो वो भी क्या, इवेपोरेशन में भी क्या होता है कि इंटर कन्वर्सन होता है कि लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बट वो एक नेचुरल फेनोमेना है। उसके लिए वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, उसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है। तो इवेपोरेशन नेचुरल फेनोमेना होता है, बॉइलिंग क्या है, मैनमेड फेनोमेना है। बॉइलिंग जो है एक सर्टेन टेम्परेचर पर होता है, बट इवेपोरेशन जो है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। दूसरा इसमें आता है कि इवेपोरेशन जो होगा किसी भी लिक्विड का वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला आता है नेचर ऑफ लिक्विड, कि किस तरह के लिक्विड हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम दो जगह पेट्रोल गिरा दें, एक जगह थोड़ा बगल में पानी गिरा देते हैं, एक जगह बगल में दूध गिरा देते हैं, तो आप देखोगे कि पेट्रोल पहले सूख जाता है, क्योंकि पेट्रोल जो है वो हाईली वोलाटाइल है, वो तुरंत इवेपोरेट कर जाता है एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर। पानी है वो भी सूखेगा, बट उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में। उसके बाद अगर हम दूध की बात करेंगे तो दूध को शायद 12 दिन लगेगा सूख जाने में। तो ऐसा नहीं कि सूखेगा नहीं, सूखेगा। इसका मतलब सबका तो तीनों का नेचर क्या है, अलग अलग है। तो इवेपोरेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर, कि वो किस तरह का, जो जितना ज्यादा वोलाटाइल होगा वो उतना जल्दी इवेपोरेट करेगा, जो जितना कम वोलाटाइल होगा वो उतना लेट से क्या इवेपोरेट करेगा। फिर है दूसरा फैक्टर आता है कि सरफेस एरिया। जैसे ये हमेशा एडवाइस दिया जाता है, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि जब हम टी या मिल्क, गर्म दूध या चाय पीते हैं तो कप और सॉसर में डाल के भी चाय को पी सकते हैं। तो ये क्यों एडवाइस दिया जाता है कि आप कप में डायरेक्ट नहीं पियो। तो कप का मुंह छोटा होता है, बट सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है या कप का सरफेस एरिया कम होता है। तो इवेपोरेशन जो होगा वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। तो जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उस सरफेस से इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस सरफेस से इवेपोरेशन उतना कम होगा। इसलिए सलाह दिया जाता है कि चाय को टॉस्टर में डालने से सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए वो जल्दी कूलिंग होता है और जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, मतलब ठंडा हो जाता है। इसीलिए हम उसको पीने में आसानी होती है, गर्म नहीं लगता है, जलने का खतरा नहीं होता। उसका फिर आएगा कि अगर हम मान लीजिए, तो अभी दो फैक्टर्स हुआ कि नेचर ऑफ लिक्विड था, सरफेस एरिया था, दूसरा टेम्परेचर था। अगर गीला कपड़ा रहता है, अगर हम रूम में फैलाते हैं और बाहर सूखने के लिए धूप में देते हैं, तो आप देखते होंगे कि धूप में कपड़ा जल्दी सूखता है। क्यों? क्योंकि धूप का जो है बाहर में टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा मतलब उस मैटर को, उस लिक्विड को उतना ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, उतना ज्यादा हीट एनर्जी मिल रहा है, और जितना ज्यादा हीट एनर्जी मिलेगा उसका इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा। जिसको हीट एनर्जी जितना कम मिलेगा उसका इवेपोरेशन उतना कम होगा। इसीलिए इवेपोरेशन जो है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर और इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। तीसरा है ह्यूमिडिटी। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो ह्यूमिडिटी कम होता है। तो अगर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब ह्यूमिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, कि अगर कम ह्यूमिडिटी है इट मीन टेम्परेचर ज्यादा है। तो अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इसीलिए ह्यूमिडिटी और रेट ऑफ इवेपोरेशन दोनों एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा है कि कहीं अगर हम किसी भी लिक्विड को या किसी भी सब्सटेंस को जब बॉयल करते हैं तो हम देखते हैं किचन में खाना पकाते हैं तो वहां गर्मी लगती है किचन में। अगर आप शाम के टाइम में कभी भी किसी तालाब के किनारे, नदी के किनारे बैठते हैं तो आपको कूलिंग इफेक्ट होगा, या बहुत गर्मी रहती है तो हम अपने सराउंडिंग में पानी छीट देते हैं। तो पानी छीटने का सेंस क्या होता है कि जब हम पानी छीटेंगे तो वो इवेपोरेट करेगा, ट्रेनिंग वाटर ड्रॉपलेट में बनेगा, वो जो है ना एयर में मिक्स होगा, वो हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, वो हमको कूलिंग इफेक्ट देगा। तो जहां इवेपोरेशन होता है वहां कूलिंग इफेक्ट होता है। आप इसको एक और एग्जांपल से, क्वेश्चन से समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए कोई मटका है
डेजर्ट कूलर है, उसमें अगर हम पानी रख देते हैं मटका में जैसे, तो मटका तो मिट्टी का बना होता है, तो उसमें क्या टिनी पोर्स होता है, और उस पोर्स से पानी जो है ना सीपेज करता रहता है। इतना छोटा पोर्स होता है कि उसको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं, बट उससे सीपेज करता है, बाहर थोड़ा थोड़ा आता रहता है, और बाहर जो पानी आ जाता है वो इवेपोरेट कर जाता है। तो इवेपोरेट जब उसके सरफेस से होता है तो वो उसको कूलिंग इफेक्ट देता है, इसलिए मटका का पानी ठंडा रहता है। लेकिन अगर हम गर्मी में किसी मेटालिक बर्तन में बाल्टी में पानी को रख देते हैं तो आप देखोगे कि 1-2 घंटे के बाद काफी गर्म हो जाता है, वो पिया नहीं जाता पानी। क्यों? क्योंकि उस मेटालिक में कोई पोर्स होता नहीं, वहां से पानी जो है ना सीपेज नहीं कर पाता, इसीलिए उसका इवेपोरेशन नहीं हो रहा, इसीलिए वो डायरेक्ट हीट को गेन कर लेता है। तो मटका का पानी हीट को गेन करता है तो उससे इवेपोरेट होता है, बट मेटल के कंटेनर में जब पानी रखे हैं तो मेटल बस हीट को गेन किया, बट इवेपोरेशन नहीं हो पाता, इसीलिए उसके पानी में कूलिंग इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो फिर बाकी इसका फिर हम सेकेंड पार्ट में लेके आएंगे, आपको फिर आगे समझाएंगे। थैंक यू।